Hello dear student, welcome back again in this lecture session. I am Pratibha Bhagat, your course teacher of APP 5311, and the course title is Diseases of Field and Horticultural Crops and Their Management Part 1. In last class we had discussed about the diseases of guava and the major disease was wilt, and today we will discuss another horticulture crop, and that is fruit crop, papaya. So today we will discuss about the diseases of papaya, and today we will study about very first and very major disease of papaya, that is foot rot of papaya. Foot rot जो है यह मोस्टली इंडिया के सारे रीजन्स में पाया जाता है जहाँ जहाँ पे भी पपाया का कल्टीवेशन किया जाता है, और यह बहुत ही मेजर डिसीज़ है पपाया की। और साथ ही साथ अगर ये डिसीज़ अगर फील्ड में आ जाती है तो जो हमारी क्रॉप होती है उसको बहुत ही ज़्यादा लॉस होता है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ papaya, foot rot of papaya. So, the causal organism of foot rot of papaya is Pythium aphanidermatum, and foot rot is also known as collar rot, stem rot, root rot और damping off. जैसे कि इस डिसीज़ का नाम क्या है, फुट रॉट। फुट रॉट इसलिए इस डिसीज़ को कहते हैं क्योंकि जो इसका सिम्टम्स होता है इसके मेन स्टेम में देखने को मिलता है। जो मेन स्टेम होता है उसमें या नीचे ग्राउंड लेवल के जस्ट ऊपर वाले पोर्शन में यह सिम्टम्स देखने को मिलता है, इसलिए इसे फुट रॉट भी कहते हैं और कॉलर रॉट भी कहते हैं, या फिर हम इसे स्टेम रॉट भी कहते हैं। और रूट रॉट इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जो सिम्टम्स होता है वो रूट रीजन तक एक्सटेंड होता है, यानी कि रूट में भी रॉटनिंग होती है, जिस वजह से रूट रॉट भी कहा जाता है। एंड डैम्पिंग ऑफ हम इसे तब कहेंगे इस डिसीज़ को जब ये डिसीज़ जब हम सीड्स सोइंग करेंगे तो सीड्स के बाद जो न्यू सीडलिंग्स हैं, यानी कि नर्सरी स्टेज में अगर यह सीडलिंग्स में रॉटनिंग आ जाती है तो हम उसे डैम्पिंग ऑफ कहते हैं। यह केवल पपाया के केस में नहीं, यह हर प्लांट या किसी भी तरह के क्रॉप के केस में माना जाता है कि जब भी नर्सरी स्टेज पे अगर किसी तरह की रॉटनिंग फील्ड में आती है तो हम उसे डैम्पिंग ऑफ कहते हैं। जैसे कि डैम्पिंग ऑफ मोस्टली या फिर ये जितने भी जो फुट रॉट है पीथियम में क्या है, सॉइल बॉर्न पैथोजन है। एंड साथ ही साथ जो फुट रॉट ऑफ पपाया है यह केवल पीथियम अफेनिडर्मेटम के द्वारा ही कॉज नहीं होता, ये डिफरेंट वेरियस पैथोजेंस के द्वारा कॉज होता है। जैसे कि मोस्टली आपका पीथियम तो है ही, पीथियम के साथ साथ फाइटोप्थोरा राइजोक्टोनिया भी पपाया में रॉटनिंग कॉज करते हैं, बट मोस्टली जो आइसोलेशन हमें पाया गया इंडिया में वह है आपका पीथियम अफेनिडर्मेटम। फाइटोप्थोरा की डिफरेंट स्पीसीज़ एंड राइजोक्टोनिया की डिफरेंट स्पीसीज़ भी पपाया में रॉटनिंग कॉज करते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, पपाया क्या है, बहुत ही मेजर सीरियस डिसीज़ है और सबसे ज़्यादा पपाया में इस डिसीज़ के कारण ही लॉस होता है। साथ ही इस डिसीज़ के साथ साथ फुट रॉट के साथ साथ इसमें पपाया का लीफ कर्ल, पाउडरी मिल्ड्यू, इन सब डिसीज़ के कारण भी या मोज़ेक से भी जो इल्ड की लॉस होती है वो भी हमें देखने को रिकॉर्ड की गई है। बट फुट रॉट क्या है, ये बहुत ही मेजर डिसीज़ में आता है। सो इंडिया में यह डिसीज़ मोस्टली ऑल ओवर पार्ट में पाया जाता है जहाँ जहाँ पे इस प्लांट का कल्टीवेशन किया जाता है, यानी कि पपाया की कल्टीवेशन की जाती है। और यह डिसीज़ मोस्टली हमें रेनी सीज़न यानी कि मानसून सीज़न में देखने को मिलता है। मोस्टली ये जो डिसीज़ है वो 2 से 3 इयर्स ओल्ड प्लांट पे ही अटैक इसका देखा गया है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द सिम्टम्स। इसका जो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होता है, जो इसका मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होता है वह स्टेम ग्राउंड लेवल के नियर का जो स्टेम होता है, यानी कि वहाँ का जो कॉलर रीजन होता है वहाँ पे वाटर सॉक्ड पैचेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और ये पैचेस धीरे धीरे साइज़ में बढ़ने लगते हैं। और ये जो पैचेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही जल्दी बढ़ने लगते हैं, और साथ ही साथ जो स्टेम होता है वो ग्रिडल होने लगता है और टिश्यूज़ में रॉटनिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे टिश्यूज़ में रॉटनिंग स्टार्ट होती है, जो टिश्यूज़ होते हैं वो यानी कि ये जो पैचेस होते हैं वह डार्क ब्राउन से ब्लैक कलर में कन्वर्ट
हो जाते हैं। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि रॉटनिंग किस तरह से आप देख सकते हैं, ये है वाटर सोक पैचेस। इस तरह से ये धीरे धीरे ये ग्राउंड लेवल से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे अपवर्ड्स की तरफ बढ़ने लगता है। पर पूरी तरह से ऊपर बढ़ने से ही पहले क्या होता है, अगर रॉटनिंग बहुत ज़्यादा हो, देखो या तो या फिर इसमें दो तरह से रॉटनिंग हो, या तो कंप्लीट पूरा होल, इस ये केवल आप सामने रीजन देख रहे हैं, लेकिन अगर ये पूरा पीछे रीजन में भी इसके पूरा नीचे इक्वल लेवल पे अगर रॉटनिंग होगी तो क्या होगा, जो प्लांट है वो नीचे से यहाँ पे अब रॉटनिंग होने के कारण सड़ जाएगा, तो प्लांट में एबिलिटी नहीं होगी स्टैंड होने की, तो प्लांट गिर जाते हैं। बट अगर कभी कभी पार्शियल रॉटनिंग हो, यानी कि केवल एक सरफेस पर रॉटनिंग हो, तो प्लांट स्टैंड किए रहता है, बट उसमें इतनी मजबूती नहीं रहती। इस तरह से जैसे कि जितने भी इन्फेक्टेड प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग विंड आएगी तो बहुत इजीली ही गिर जाएंगे। या फिर ऊपर की तरफ अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैला ना हो, या फिर जो ऊपर का पोर्शन होता है वो धीरे धीरे ड्राई होने लगेगा और मर जाएगा। साथ ही साथ अगर डिसीज़ जो, जैसे कि मैंने बताया कि अगर केवल एक पोर्शन इन्फेक्टेड हो, यानी कि स्टेम का वन साइड इन्फेक्टेड हो, तो वह माइल्ड अटैक होगा प्लांट का। प्लांट क्या होगी, खड़ी तो रहेगी, लेकिन वह भी धीरे धीरे प्लांट भी ड्राई होने लगेगा और मरने लगेगा। और इस तरह के जो इन्फेक्टेड प्लांट के जो फ्रूट्स होते हैं वो या तो शिवल्ड होते हैं या फिर मालफॉर्म्ड होते हैं, और धीरे धीरे जो प्लांट होता है वो मरने लगता है इवेंचुअली। यानी कि अगर जो डिसीज़ है या फिर वो माइल्ड हो या फिर सीवियर हो, सीवियर्स में तो प्लांट का मरना कंफर्म है, बट अगर माइल्ड हो तब भी प्लांट क्या है वो धीरे धीरे मर जाएगी, यानी कि सूख जाएगी और धीरे धीरे प्लांट मर जाएगा। इसीलिए ये डिसीज़ बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है पपाया के लिए, क्योंकि यह एक बार फील्ड में आ गई, यानी कि जैसे कि ये सॉइल है, तो अगर एक फील्ड के किसी एक पैच में आ गई तो वह उस पैच से वह धीरे धीरे डिसीज़ क्या होगी, वो आसपास के प्लांट्स को भी इन्फेक्टेड करने लगेगी और आसपास के प्लांट साथ में मर सकते हैं। और साथ ही साथ हमें क्या होगा, जिसके हमें इल लॉस के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसीलिए ये डिसीज़ बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। जैसे कि आप बहुत ही क्लियर देख सकते हैं कि किस तरह से रॉटनिंग हो रहा होगा, रॉटनिंग हो रहा है। और जो भी आप लोग आप लोग के फार्मर्स घर के बच्चे हैं, आप अगर नहीं भी हैं तो हम नॉर्मली क्या होता है अपने घर पे पपाया, ये सब जो कॉमन गुआवा के ट्रीज़ हैं, है ना, ये सब हमारे घर पे होते ही हैं, तो हमने देखा होगा कई बार कि नीचे से जो प्लांट है क्या है वो सड़ने लगता है। तो ये किसी कारण हो रहा है, ये हो रहा है पीथियम अफेनिडर्मेटा के कारण, जो कि एक फंगल डिसीज़ है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ईटियोलॉजी नाउ। ईटियोलॉजी में जैसे कि मैंने पीथियम अफेनिडर्मेटम के बारे में पहले भी आपको डिस्कस कर चुकी हूँ, बट फिर भी आज हम इसके पैथोजन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। जो पैथोजन होता है या माइसीलियम स्पोरेंजिया एंड oospore प्रोड्यूस करता है। साथ ही साथ इसमें गैमेट एंजल जो oospore है वो प्रोड्यूस करता है। जो माइसीलियम होती है वो वेल डेवलप होती है, कोनियोसिटिक होती है। इसकी जो हाइफी का जो सिंगल हाइफी का एक स्ट्रैंड का जो साइज होता है वो होता है 2.8 टू 7.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, सॉरी नॉट मीटर, इन माइक्रोन इन डायमीटर। इमेज आप देख सकते हैं कि ये छोटी सी हाइफी, ये पोर्शन हो गया आपका, ये छोटी सी हाइफी जो अलग से निकली हुई है माइसीलियम से, ये छोटे छोटे क्या हैं, हाइफीज़ हैं। स्पोरेंजिया जो होता है ये माइसीलियम क्या प्रोड्यूस करेगा, आपकी स्पोरेंजिया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्पोरेंजिया यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। तो स्पोरेंजिया जब प्रोड्यूस होगा, ये क्या हो रहा है, ये तो आपका एसेक्सुअल बॉडी है। एसेक्सुअल मैंने कि स्पोरेंजिया क्या, वो एक सेक्सुअल स्पोर है, लेकिन अगर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो इसमें एक गैमेट एंजल कॉपुलेशन होगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें गैमेट एंजल कॉपुलेशन हो रहा है, उस है ना, फीमेल एंड मेल गैमेट एंजिया आपस में क्रॉस करके oospore का प्रोडक्शन करते हैं। जो स्पोरेंजिया होता है वो कैसे होते हैं, लोक्यूट होते हैं, और इसके जो वेसिकल होते हैं वो जर्मिनेशन के टाइम में ही फॉर्म होते हैं। साथ ही साथ जो जूस्पोर होते हैं वह 30 से 40 के नंबर में होते हैं और वेसिकल्स में प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ ये स्फेरिकल ओगोनियम बॉर्न करते हैं। ये था इसका asexual spores एंड रिप्रोडक्शंस। देन हम देखते हैं इसका oospore।
साथ ही साथ ये जर्म ट्यूब भी जर्मिनेट करते हैं। जो सेक्शुअल स्पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, oospore होते हैं, जो कि सिंगली अराइज होता है और ये थिक होते हैं। जो जूस्पोर होंगे वो क्या होगा, आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे oospore सिंगली अराइज हुआ है, जबकि जो जूस्पोर होते हैं वो क्या होंगे, ग्रुप में आपके डेवलप होते हैं लाइक दिस। अब हम नेक्स्ट देखते हैं डिसीज साइकिल के तरफ। जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये जो डिसीज़ है वह एक सॉइल बॉर्न डिसीज़ है, यानी कि यह पैथोजन है, वो है एक सॉइल इनहेबिटेंट है और साथ ही साथ बहुत ही फास्ट ग्रोइंग के लिए कैपेबल है। और यह सॉइल में किसी भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल दोनों पे सर्वाइव कर सकता है। इस तरह से ये पैथोजन, जो डिसीज़ का जो प्राइमरी इन्फेक्शन है वो कैसे होगा, वो सॉइल के द्वारा होगा, और जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है वह इरिगेशन वाटर के थ्रू होगा या फिर रेन स्प्लैश के थ्रू होगा। यानी कि जब प्राइमरी इन्फेक्शन में आपका जो मेन कॉज है प्राइमरी इन्फेक्शन का वह है क्रॉप रेसिड्यू, इन्फेक्टेड क्रॉप रेसिड्यू या फिर इन्फेक्टेड सॉइल, और जो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनाकुलम होगा वह होगा आपका इरिगेशन वाटर एंड रेन स्प्लैश, जो जिसे इरिगेशन वाटर के थ्रू या फिर रेन से भी जो पानी अगर अधिक मात्रा में होती है तो फील्ड में वाटर क्या होता है, इधर से उधर की तरफ जाने लगता है। तो अगर इन्फेक्टेड एरिया से अगर वाटर या इरिगेशन वाटर या फिर रेन वाटर इन्फेक्टेड एरिया से हेल्दी एरिया में जाती है तो वहाँ पे भी अपने साथ वो क्या होगा, इन्फेक्शन को अपने साथ मूव करेगी, और मूव करने के साथ साथ अन्य हेल्दी प्लांट्स को भी इन्फेक्शन स्टार्ट कर देगी। तो यह था इसका डिसीज साइकिल। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके फेवरेबल कंडीशन एंड एपिडेमियोलॉजी के बारे में। जैसे कि फेवरेबल कंडीशन को ही हम इसका एपिडेमियोलॉजी कहेंगे, जहाँ पे हम डिसीज़ डेवलपमेंट के डिफरेंट पैरामीटर्स को साथ लेके चलते हैं, मतलब साथ में स्टडी करते हैं, तो इसे हम एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। मोस्टली ये जो डिसीज़ है यह सिक सॉइल में बहुत ही ज़्यादा ये डिसीज़ फेवरेबल है। अगर सिक सॉइल, हम सब जानते हैं कि जितने भी प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स हैं वो सिक सॉइल के अंदर आती हैं। अगर सिक सॉइल में अगर हम कल्टीवेशन करते हैं तो इस तरह की सॉइल में अगर हमें वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वह हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो वहाँ पे, और रेनी कंडीशन कंटिन्यूसली हो, तो इस तरह का कंडीशन, दोनों ही कंडीशन सिक सॉइल में डिसीज़ को फेवर करेंगे और डिसीज़ का जो डेवलपमेंट होगा वह सीवियर होगा। यानी कि इस तरह के प्लॉट में अगर हम जो सिक सॉइल्स के प्लॉट में हम फील्ड्स में अगर हम प्लांट का कल्टीवेशन कर रहे हैं तो डिसीज़ बहुत ही रैपिडली स्प्रेड होगी ये दो पर्टिकुलर फेवरेबल कंडीशन में, और जो डैमेज होगा वो बहुत ही सीवियर होगा। साथ ही साथ ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ 36 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 36 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, या फिर एक्सेसिव मॉइस्चर या फिर एनवायरनमेंट में या फिर आपके सॉइल का में मॉइस्चर का ज़्यादा प्रेजेंट होना, अनकंट्रोल्ड इरिगेशन, हैवी रेनफॉल एंड वाटर लॉक्ड कंडीशन, ये सारे ही कंडीशन इस डिसीज़ के लिए फेवरेबल है, जो कि डिसीज़ को डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ जो मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर अगर बहुत ज़्यादा कंडीशन में अवेलेबल हो तो ये डिसीज़ को स्प्रेड करने में भी हेल्प करता है, जैसे कि इरिगेशन वाटर, जैसे कि मैंने आपको डिसीज साइकिल में बताया था। ये था इसका फेवरेबल कंडीशन एपिडेमियोलॉजी। साथ ही साथ जो 1 वीक ओल्ड सीडलिंग होती हैं वो सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं, अगर कंपेयर एक साल पुराने ट्रीज़ के कंपैरिजन में जो 1 वीक ओल्ड सीडलिंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं। ये था आपका फेवरेबल कंडीशन एंड एपिडेमियोलॉजी ऑफ फुट रॉट ऑफ पपाया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं डिसीज़ का मैनेजमेंट। Foot rot of papaya can be managed by applying different tactics on the field. It can be cultural practice, it can be mechanical, it can be chemical also. Let's start from cultural. uh, so uh, if we want to control this disease, first we have to avoid the waterlogged condition fields, means अगर हम ऐसे मोस्टली ये जो डिसीज़ है वो क्या हो रहा है, वाटर लॉग कंडीशन पे बहुत ही ज़्यादा फेवर कर रही है, तो हमें ऐसे फील्ड का चुनाव करना है जिसमें वाटर लॉगिंग की समस्या ना हो, यानी कि उसमें वेल प्रॉपर ड्राइनेज की व्यवस्था हो। साथ ही साथ यानी कि हमें
इस तरह के साथ ही साथ हमें सिक सॉइल को भी अवॉइड करना है कल्टीवेशन फील्ड में के रूप में। सो हमें इस तरह से हम डिसीज़ को भी अवॉइड कर लेंगे अगर हम सिक सॉइल को अवॉइड करते हैं, या फिर हम इसे वाटर लॉ कंडीशन के फील्ड में भी अवॉइड करते हैं। तो हमें वेल ड्रेन्ड सॉइल का जैसे वेल ड्रेन्ड सॉइल वाली फील्ड का यूज़ करना है कल्टीवेशन के लिए, जिससे डिसीज़ उसमें सीवियर ना हो पाए अगर फील्ड में वो डिसीज़ आ भी जाती है तो। साथ ही साथ जो अफेक्टेड प्लांट है उसे हम फील्ड से रिमूव कर देना चाहिए, क्योंकि अगर वो फील्ड पे रहे तो वो सेकेंडरी इन्फेक्शन का रीज़न बनेंगे, या फिर अगर वो सेकेंडरी इन्फेक्शन ना भी फैलाए तो वो प्रीवियस क्रॉप जो इसके बाद का जो क्रॉप होगा, नेक्स्ट क्रॉप, उसमें भी फील्ड में यह डिसीज़ देखी जा सकती है। हमें अफेक्टेड प्लांट को बहुत ही केयरफुली उसके रूट सहित उसको निकाल देना चाहिए फील्ड से, और उसे जलाकर ख़त्म कर देना चाहिए। साथ ही साथ हमें इस तरह के फील्ड में जिस पैचेस में ऑलरेडी डिसीज़ इन्फेक्टेड हो चुकी है, यानी कि डिसीज़ ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुकी है, तो उस एरिया में अगर हम प्लांट को रिमूव कर भी देते हैं तो प्लांट को रिमूव करने के बाद उसमें हमें रीसोइंग नहीं करनी, यानी कि उसमें रीप्लांटिंग नहीं करना है। अगर हम सेम पिट पे रीप्लांटिंग करते हैं विदाउट एनी क्योर और विदाउट एनी ट्रीटमेंट ऑफ दैट सॉइल, सो जो डिसीज़ है वो फिर से उस जो सीडलिंग है उसमें फिर से वो डिसीज़ देखने को मिलेगी। तो हमें इस तरह के सॉइल्स को क्या करना है, उस पैचेस को उस कुछ वक्त के लिए छोड़ देना है, ताकि हम उस पिट को या फिर उस पैच को, फील्ड के पर्टिकुलर पिट को हम क्या कर सकें, उसको ट्रीट कर सकें और फिर से हम उसे हेल्दी कर सकें। बट उसे कुछ समय के लिए हम उसे खाली छोड़ना ही बहुत अच्छा रहेगा, ताकि वो डिसीज़ फिर से रीस्टैब्लिश ना हो। So we should avoid the replanting in the same pit where disease has once appeared. जो नेक्स्ट टैक्टिस है उसमें हम क्या करना है, जब हमें इनमें कल्चरल प्रैक्टिस में ध्यान देना है। जब हम डिफरेंट प्रैक्टिसेस करते हैं, मोस्टली इंटरकल्चर ऑपरेशन करते हैं मेन प्लांट के आसपास, तो हमें बहुत ही केयरफुली ये इंटरकल्चर ऑपरेशन को फील्ड में करना होगा, यानी कि जो भी हमें वीड निकालना हो या फिर हमें निराई गुड़ाई करनी है, तो हमें इस तरह से केयरफुली काम करना होगा जिससे प्लांट को किसी भी तरह की उसके बेस, यानी कि उसके नीचे के ग्राउंड का जो बेस है, नीचे का जो स्टेम है, उसमें किसी तरह की इंजरी ना हो। अगर उसमें इंजरी नहीं होगी तो क्या होगा, पैथोजन बहुत ईजिली उसमें एंटर नहीं कर पाएंगा। सो वी हैव टू अवॉइड द इंजरी इन द ट्रीज अराउंड द बेस। साथ ही साथ हम केमिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। केमिकल ट्रीटमेंट में हम सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पपाया की सीड्स को हम सोइंग करने से पहले थायरम और कैप्टॉन के द्वारा ट्रीट कर सकते हैं, और जिनका अमाउंट होगा 4 ग्राम पर केजी ऑफ सीड। तो इस तरह से भी हम डिसीज़ को क्योर कर सकते हैं। क्योर नहीं, कम से कम उस डिसीज़ को क्या होगा, अगर हम ट्रीटमेंट करके डालेंगे तो जो डिसीज़ है वो बहुत ईजिली सीड्स को इन्फेक्ट नहीं कर सकेगी, अगर हम इन्फेक्टेड एरिया में लगा भी रहे हैं। बट इस तरह के एरिया में हमें ड्रेंचिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस तरह के सॉइल में। इस सॉइल में हम ड्रेंचिंग करके हम सॉइल को ट्रीट कर सकते हैं। तो ड्रेंचिंग के लिए हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, बोरेक्स मिक्सचर और मेटाइलेक्सिल का यूज़ कर सकते हैं। ये तीनों ही केमिकल्स सॉइल में बहुत ही अच्छी तरह से इस डिसीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के लिए हम 2.5 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर यूज़ करेंगे, एंड बोरेक्स मिक्सचर हम 1% यूज़ करेंगे, जबकि मेटालेक्सिल 1 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से हम यूज़ करके सॉइल में ड्रेंचिंग कर देंगे। और ड्रेंचिंग करके लिए फील्ड को, सॉइल को कुछ वक्त के लिए ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, ताकि जो केमिकल्स हैं वो बहुत ही प्रॉपर वे में वर्क कर पाएँ। साथ ही साथ ये ड्रेंचिंग हमने अभी सीड ट्रीटमेंट कर लिया, साथ ही साथ हमने सीड ट्रीटमेंट के साथ साथ हमने ड्रेंचिंग भी देख ली। अब ड्रेंचिंग के बाद हम जो फ्रूट होते हैं, इन्फेक्टेड फ्रूट, उनको भी हम ट्रीट कर सकते हैं, यानी कि यह एक फिज़िकल प्रैक्टिस है। इसमें हमें क्या करना है, जो हमें इन्फेक्टेड प्लांट है, इन्फेक्टेड प्लांट में अगर हमें फ्रूटिंग हमें मिल रही है और फ्रूट उसमें हेल्दी हैं, तो हमें इस तरह के, मोस्टली हमें ऐसे ही इन्फेक्टेड प्लांट को यूज़ करना है जिसमें रॉटनिंग 24 आवर्स ओल्ड हुई हो, यानी कि बस एक दिन पुरानी हो, या मतलब उससे कम हो, यानी कि हमें 24 आवर्स पुरानी
24 आवर्स ओल्ड जो सिम्टम्स है उससे इन्फेक्टेड प्लांट्स, उसमें सिम्टम्स आने से पहले 24 आवर कंप्लीट होने से पहले हम इस तरह के जो प्लांट होंगे उसके हमें फ्रूट्स को हार्वेस्ट कर लेना। अगर हम इस तरह से या फिर हार्वेस्टिंग लेते हैं इस तरह के क्रॉप से, तो हमें हार्वेस्टेड फ्रूट्स को क्या करना, उसको 120 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पे, यानी कि 48 डिग्री सेल्सियस के हॉट वाटर पे हमें 20 मिनट के लिए डिप करके रखना है और उसे डिप करके फिर 20 मिनट बाद उसे रिमूव करके ठंडा कर लेना। इससे क्या होगा, इस प्रैक्टिस से हमें जो आपका अगर फ्रूट में किसी तरह का इन्फेक्शन हो या फिर उसमें इन्फेक्शन स्टार्ट हो गई हो, तो हम इस इन्फेक्शन को क्या कर सकते हैं, किल कर सकते हैं। और नेक्स्ट है जो ट्रीटमेंट होगा, उसमें हमें पपाया कल्टीवेशन के टाइम, वही जो हमने आज कल्चरल प्रैक्टिस में हमने जो आपको डिस्कस कर चुके हैं, सेम कंडीशन है कि हमें पपाया के स्टेम को क्या है, डैमेज या इंजरी होने से बचाना है। साथ ही साथ फील्ड पे अफ्रीकन स्नेल्स को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी ये क्या करते हैं, यह पैथोजन के लिए वेक्टर का काम करते हैं, यानी कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक, इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट तक पैथोजन को ट्रांसफ़र मूवमेंट करने का काम कर सकते हैं। तो इसलिए हमें अफ्रीकन स्नेल्स को कंट्रोल करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। जो हमारा आज का टॉपिक था फुट रॉट ऑफ पपाया, ये कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।